वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस कर रही है, सुनते क्या कहना है उनका। इसके अलावा आपके पास प्रेस ब्रीफ है। प्रेस ब्रीफ के अंदर जो बेसिकली जो 4 मुकदमे जो बाकी जिन लोगों की उस दिन डेथ हुई थी, उन चारों लोगों के जो अभियुक्त थे जिनकी गोली से जो हत्या हुई थी, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जिसने असला सप्लाई किया था उसको जेल भेज दिया है। उसका कल खुलासा हो गया था, तो चारों हत्याओं का इनका भी जैसे ही बोले बैलिस्टिक रिपोर्ट आएगी, जो भी वेपन वगैरह रिकवर हुए हैं, जो भी कार्ट्रिजेज वगैरह, तो उसके आधार पे चार्जशीट किए जाएंगे। वो जल्द चार्जशीट हो गए, वो अभी चार्जशीट होने की स्थिति में नहीं है। सांसद वाला और फिर पाकौड़ा वाला 2 मुकदमे वो बच जाते हैं। उसमें जल्द ही सांसद वाले में भी कुछ आप ये कह सकते हैं कि सर्विलांस की, बीटीएस की और कुछ व्हाट्सएप वगैरह की डिटेल व्हाट्सएप मेटा से आनी बाकी है। तो जैसे ही व्हाट्सएप मेटा से कुछ क्रूशियल एविडेंस है वो प्राप्त होता है, तो फिर उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। उस मुकदमे में कोई जेल नहीं गया ना? नहीं, अभी नहीं। उस मुकदमे में कोई जेल नहीं गया है, तो अभी कोई हमारे ऊपर कोई समय सीमा कोई पाबंदी नहीं है। सर, इसमें जिक्र तो नहीं है ना इस वाले में चार्जशीट अभी दाखिल हुई है, इसमें इन लोगों कोई जिक्र नहीं है? इसमें इन लोगों का जिक्र नहीं है, क्योंकि जो कंस्पिरेसी का जो मुकदमा है दैट इज सेपरेट। हाँ, वो चौकी प्रभारी दीपक राठी द्वारा लिखवाया गया था। दैट इज ए डिफरेंट केस। क्योंकि वो इसलिए पूछ रहा है कि रात से ही चल रही है कई अलग अलग कहानियां, इसलिए मैंने बोला मैं पीसी करूंगा, कहानी अपना चला। तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, इसके कारण दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता। कांग्रेस के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर और खासतौर पर बीएसपी पर उंगली उठाने से पहले अपनी गिरेबान में जरूर झांक लेना चाहिए। और अब आपको सुनाते हैं कि मायावती को लेकर रायबरेली में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। मगर एक बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते, ये भी सच जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीतती। जी सर, सही है। और अब आपको सुनाते हैं कि मायावती को लेकर रायबरेली में राहुल गांधी ने क्या कहा था। और उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस, बसपा और एसपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग बात है कि लड़े या फिर मिलकर लड़े, खिलेगा कमल है। अखिलेश के गंगा जल वाले बयान पर केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश को भाजपा का फोबिया हो गया है और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। यहाँ तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं, तो हमारी नज़र में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े। श्री अखिलेश यादव जी को भाजपा का फोबिया हो गया है, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। देश का बजट देख करके घबरा गए, प्रदेश का बजट देख करके घबरा गए, विकास की बहती हुई गंगा को देख करके घबरा गए, महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, आस्था की डुबकी लगाने वालों का जो वहाँ पे अभी तांता लगा हुआ है, यह देख करके समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसका किला ढह गया है और समाजवादी पार्टी
समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ गई। राहुल गांधी और मायावती के बयानबाजी में एनडीए के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर भी कूद पड़े। मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। समय समय पर दोनों बीजेपी को फायदा पहुंचाते रहते हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में आने से बीएसपी को रोका था और अब राहुल गांधी चाहते हैं कि बीएसपी गठबंधन में आ जाए। और सपा दोनों बी टीम है। समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक अनुराधा मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उससे साफ है कि बी टीम कौन है। वहीं समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा कि दोनों बड़े नेता हैं, हम अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। ये तो निश्चित हो गया जो घटनाक्रम राजनीतिक पिछले कुछ वर्षों से, खासकर 2022 के चुनाव से उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है, ये स्पष्ट है कि हर भारतीय जनता पार्टी को की बी टीम की तरह बसपा काम कर रही है। चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो बड़े मामले हों, जिस तरह से सपोर्ट कर रही है बसपा, उससे स्पष्ट हो गया है उनकी मंशा क्या है। उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, पर एक बड़ा समुदाय है और एक बड़ी नेता है वो, और उनको अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को समझ। राहुल गांधी ने बीएसपी को भाजपा की बी टीम बताया है, किस तरह से? और मायावती ने फिर राहुल गांधी को बी टीम बता दिया। देखिए, बड़े नेताओं का मामला है, उसमें मुझे नहीं कहना है, और हम अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा है। खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे, हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी स्वयं जिम्मेदार है कांग्रेस की हार के लिए, और जब तक कांग्रेस का नेतृत्व राहुल जैसे लोग करेंगे तो भाजपा को जीतने में कहीं कोई संकट नहीं आएगा। और जहां तक बहन मायावती का सवाल है, तो इनका आपस में एक दूसरे पर कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में जीत दर जीत लगातार जीती। और बहुत करोड़ों करोड़ देशवासियों की आस्था बहन कुमारी मायावती जी में आज भी है, और उनके बारे में ऐसी सोच कांग्रेस और कांग्रेस के नेता रखते हैं, तो उचित होगा कि आखिर राहुल गांधी जी गंगा में डुबकी लगा लें, शायद कुछ सद्बुद्धि आ जाए। अगर रायबरेली तक पहुंची गए हैं तो गंगा स्नान कर लें। मैं जरूर कह सकता हूं कि कुछ सद्बुद्धि मां भगवती, मां गंगा उनको जरूर देंगी। बजट सत्र में चर्चा के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के सवाल पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सीएम योगी ने एमएसपी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि किसान को 1 क्विंटल धान उत्पादन में 1100 रुपए लगते हैं और सरकार 2300 रुपए दे देती है। उन्होंने कहा कि किसानों को की जो लागत है उसे 1.5 गुना दाम इस वक्त किसानों को मिल रहे हैं और हम इसे आगे भी बढ़ाएंगे। आप पता नहीं किसान है कि नहीं है, मैं नहीं जानता, क्योंकि आप लोग पेशे से समाजवादी हैं। और जो मैंने कहा कि प्रवृत्ति आप लोगों की वही है कि जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद भी करके फिर जाएंगे। लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं आपके ही प्रश्न पे आ रहा हूं। देखिए, एक किसान अगर धान की खेती करता है, उसकी कुल लागत 1 एकड़ में 1 कुंटल धान पैदा करने में 1100 रुपये आता है। सरकार उसको 2300 रुपये दे रही है। एमएसपी सरकार का 2300 रुपया है। ऐसे ही गेहूं का है, एक किसान की जो लागत आती है वह 1100 से 1200 आ रही है, सरकार उसको 2300 से 2400 रुपये दे रही है।
तो उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने के बाद जहां सरकार इसे महाविकास वाला महाबजट बता रही है, वहीं विपक्ष ने बजट पर निशाना साधा है। यूपी के बजट को जहां प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने बजट पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के बजट में गरीबों किसानों की उपेक्षा की गई है। हृदय से स्वागत करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के द्वारा देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट 2025-26 का आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। ये सेकेंड लास्ट बजट था इनका, सेकेंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। सरकार ने जहां बजट को हर वर्ग के लिए बेहतर बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बजट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने बजट को खोखला बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे दिखावे का बजट बताया। देखिए, ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की ज़रूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। पूरी तरह से खोखला बजट है। कोई भी नई चीज़ नहीं है, कोई नई योजना नहीं है, और जिन योजनाओं पर भी इन्होंने पैसा दिया भी है वो अपर्याप्त पैसा दिया है। तो बजट का आकार बड़ा कर देने से अगर विभागों को आप पैसा देने की हालात में नहीं है तो पैसा खर्च कैसे होगा, जनता को उसकी सुविधा कैसे मिलेगी। तो केवल आंकड़ों की कलाबाजी करने से उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला। ये पूरी तरह से दिशाहीन, खोखला, झूठा बजट है। वहीं यूपी सरकार के मंत्रियों ने इस बजट को यूपी के विकास वाला बजट बताया है। उनका कहना है कि इससे यूपी के विकास को गति मिलेगी। ये बजट पेश किया गया है और प्रदेश को खुशहाली की तरफ, विकास के गति और मिलेगी, ये ध्यान में रख करके बजट पेश है। 17 से जो हम लोगों ने बजट का टेकअप किया और जितने बार हमने उनको बढ़ाया, 2017 से लेके 2025 का बजट जो आज प्रस्तुत हुआ 8,08,000 करोड़ का लगभग प्लस का जो दिया गया है, इसमें जो क्षेत्र का विकास, औद्योगिक विकास, क्षेत्र का विकास, कृषि से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ। योगी सरकार ने आज 8.8 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जिसमें फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सामाजिक पेंशन, गरीब, युवा, किसान, धार्मिक, पर्यटन और महिलाओं के विकास पर रहा। वहीं विपक्ष ने बजट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हाथरस भगदड़ मामले में जांच रिपोर्ट आ गई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि को क्लीन चिट दे दी गई है। न्यायिक आयोग ने शासन को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस जांच को सही पाया। न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि 2 जुलाई 2024 को सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। तो हाथरस भगदड़ में जांच रिपोर्ट अब आ गई है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई है, नारायण साकार हरि को क्लीन चिट मिल गई है। ये मामला क्या था वो भी हम आपको बताते हैं कि एक आयोजन किया गया था नारायण साकार हरि की तरफ से
और उसी दौरान ये भगदड़ मची जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। सत्संग कार्यक्रम था और फिर बताया गया कि वहां पर पुलिस की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी की वजह से ये जो बड़ा हादसा था वो हुआ जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। हालांकि अब जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें नारायण साकार हरि को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। हाथरस कांड में बाबा नारायण साकार हरि को क्लीन चिट मिलने की खबर पर हाथरस के सांसद अनूप वाल्मीकि ने बयान दिया। सांसद ने कहा कि न्यायिक जांच आयोग की जांच पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। द्वारा न्यायिक आयोग का गठन किया गया। मैं समझता हूं कि निष्पक्ष एजेंसी है, किसी को इस पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। एजेंसी ने बहुत डीपली, आयोग ने बहुत डीपली छोटे छोटे तथ्यों की वहां जानकारी ली है और बड़े अच्छे ढंग से मैं समझता हूं कि उसकी एक एक तथ्य की जांच की है और आयोग ने जो भी रिपोर्ट्स दी होगी, किसको क्लीन चिट दी है, अभी मैं अखबार के माध्यम से मैंने पढ़ा कि अभी तो सरकार ने उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन अगर बाबा को क्लीन चिट दी है तो निश्चित उसमें जांच की है और जांच में अगर जो दोषी होंगे तो निश्चित उन पर शासन ने कार्रवाई भी की है। लेकिन कोई निर्दोष होगा तो मैं समझता हूं उसको जबरन भी फंसाना कहीं हद तक ठीक नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी दौरे पर हैं। जेपी नड्डा यहां पर काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेपी नड्डा शाम को 4:35 पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद शाम को 5:30 बजे नमू घाट पहुंचने वाले हैं। नमू घाट पर जेपी नड्डा काशी तमिल संगमम 3.0 की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा यहां पर विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और इसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। फिर इसके बाद काशी तमिल संगमम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत भी करेंगे। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। यूपी विधानसभा का बजट सत्र का चौथा दिन, सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने, सीएम योगी का विपक्ष पर वार। विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2017 से पहले यूपी में किसान करते थे आत्महत्या, आज 7 से 10 दिनों से गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के सवाल पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा आप लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सीएम योगी ने एमएसपी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया, कहा धान के किसानों को लागत से 1.5 गुना दाम मिल रहा। रायबरेली में राहुल गांधी का बड़ा बयान, मायावती चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ती, हम चाहते थे बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़े लेकिन मायावती किसी कारण से नहीं लड़ी। बीएसपी पर राहुल गांधी के सवाल, मायावती का जोरदार पलटवार, कहा दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बी टीम बनकर लड़ी कांग्रेस, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांके। बीजेपी एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने विधान परिषद में हाईवे पर अवैध रूप से खड़े वाहनों का उठाया मुद्दा, कहा अवैध वाहनों की वजह से हो रही दुर्घटनाएं, सख्त कार्रवाई की मांग की। पंतनगर यूनिवर्सिटी में कृषि विज्ञान सम्मेलन में शामिल हुए सीएम धामी, कहा किसान हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता, बजट में किसानों पर फोकस किया। विपक्ष के सवाल पर फंसे गणेश जोशी, प्राकृतिक खेती के सवाल पर फंसे जोशी, उत्पादन पूछने पर असहज हुए गणेश जोशी। देहरादून में कांग्रेस विधायकों का अनोखा प्रदर्शन, कंबल लपेटकर विधानसभा पहुंचे, ठंड की वजह से सत्र न कराने पर विरोध। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोली बीजेपी, गैरसैंण से विधायक अनिल नौटियाल बोले कांग्रेस विधायक खाली दिखावा कर रहे। सत्र पर यशपाल आर्य ने जताई संभावना, शनिवार को पूरा हो सकता है सत्र, कार्यमंत्रणा की बैठक में उठाया मुद्दा। अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध, वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन, वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया।
सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश, कहा जन आस्था का सम्मान लेकिन अराजकता बर्दाश्त नहीं। त्योहारों को देखते हुए संवेदनशील इलाके में हो अतिरिक्त पुलिस की तैनाती। आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। काशी तमिल संगमम में शामिल होंगे। विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। विपक्षी दलों पर बरसे केशव मौर्य, कहा एसपी बीएसपी कांग्रेस एक थाली के चट्टे बट्टे। मसाला अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। Headlines presented by राजेश मसाला अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। संभल हिंसा मामले में करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में 79 आरोपियों के नाम हैं, जिनमें से 3 महिलाएं भी हैं। हिंसा, आगजनी और फायरिंग की धारणाओं में चार्जशीट दाखिल की गई है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। 424 जो नखासा थाने में पंजीकृत है, उसमें 25 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है और 15 वांछित हैं और 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है और 14 आरोपी वांछित हैं। तो कुल कितनी दाखिल हो गई आज 4 अभी तक जो है 4 अपराध संख्याओं में आरोप पत्र अभी तक जो है संबल थाने के 2 अपराध संख्या के आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है और 2 का शेष है और नखासा थाने के दोनों अपराध संख्या 304 और 305/24 में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। बीजेपी महामंत्री दुष्यंत गौतम ने संभल हिंसा मामले में चार्जशीट फाइल होने पर कहा कि सरकार कड़ी कार्रवाई करके किसी को भी छोड़ेगी नहीं। ताकतें कहीं ना कहीं उपयोग करके देख रही हैं कि हम कितने कामयाब हो सकते हैं राष्ट्र का विरोध करने के लिए, दंगा कराने के लिए, लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए और लोगों को मारने के लिए। ये सब प्रयोग किए हैं। वो संभल भी वो प्रयोग था, वो साफ साफ जाहिर है, पर्दा खुल रहा है कि इन लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने संभल के अंदर जो आक्रमण किया था, ऐसा अनेक देश के अंदर जो हो रहा है ये सारा प्रयोग है। और मुझे लगता है आज मोदी के नेतृत्व में जैसे देश चल रहा है ऐसे सारे प्रयोग फेल होने वाले हैं और आगे वाले समय में इनको ऐसा उपयोग करना भी नहीं चाहिए। महाकुंभ का 40वां दिन है। संगम में लोगों का पवित्र स्नान लगातार जारी है। आज दोपहर 12 बजे तक 68 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में स्नान कर लिया। महाकुंभ में स्नान करने वालों का रिकॉर्ड बन गया है। अब तक कुल 58 करोड़ 71 लाख लोगों ने संगम में स्नान कर लिया है। 26 फरवरी तक यानी कि महाशिवरात्रि तक महाकुंभ चलेगा और तब ये कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है ये आंकड़ा 62, 63 या 65 करोड़ तक पहुंच जाए। और महाकुंभ में व्यवस्था पर विपक्ष के सवाल उठाने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बयान दे दिया। राशिद अल्वी ने कहा कि सिर्फ विपक्षी नेता ही नहीं, यहां तक कि शंकराचार्य भी अब सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महाकुंभ में कोई सुविधा नहीं है। बीजेपी महाकुंभ में राजनीतिक लाभ चाहती है। देखिए, जो विपक्ष के नेता हैं वो जो सवाल उठा रहे हैं, हम सब लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उस पर यह सोचा जा सकता है विपक्ष में हैं इसलिए सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के सबसे बड़े महात्मा शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई इंतजाम नहीं है। वो कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ये जो शोर मच रहा है कि ये महाकुंभ है 144 साल के बाद, उनका कहना है ऐसा कुछ है ही नहीं। 2000 में भी ये कहा गया था, 2013 में भी ये कहा गया था, महाकुंभ नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो शंकराचार्य कह रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। देखिए, जो विपक्ष के नेता हैं वो जो सवाल उठा रहे हैं, हम सब लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उस पर यह सोचा जा सकता है विपक्ष में हैं इसलिए सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के सबसे बड़े महात्मा
शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई इंतजाम नहीं। डीजीपी प्रशांत कुमार प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ में भगदड़ पर अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लेने की बात कही है। वहीं शिवरात्रि के दिन महाकुंभ की तैयारी को लेकर पुख्ता तैयारी का दावा भी किया है। सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। सर जैसे स्नान की बात हो गई, तमाम ऐसी भगदड़ की वीडियो वायरल कर जाते हैं। पाकिस्तान के जांच में पता चलता है। इस पे हम लोगों ने 50 से अधिक FIR किए हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और इसमें हम हर एक हैंडल को ब्लॉक कराएंगे और उसके अलावा हम सभी व्यक्तियों को पहचान करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो ट्रैफिक की अगर बात की जाए पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि महाकुंभ का असर सर पूरे प्रदेश में, जो सैलानी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो यहाँ नहीं अनेकों जगह पे जा रहे हैं जो धार्मिक प्लेस है। सर ऐसे पे आपकी क्या राय है? क्या सभी पूरे प्रदेश में महाशिवरात्रि के दिन व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे और विशेषकर प्रयागराज महाकुंभ में जो अंतिम स्नान होगा उसके लिए व्यवस्थाएं अलग से की।